तो हेलो माय होम साइंस लर्नर। मैंने आप लोग को विटामिन स्टार्ट करा दिया थे। विटामिन में मैंने आपको पहले वसा में घुलनशील विटामिन्स के बारे में बताना शुरू किया था। तो वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए डी ई के हैं। तो मैंने ए के बारे में पूरी विस्तार में जानकारी आप लोग को दे दी है। अब आज हम दूसरा विटामिन आपको बताने जा रहे हैं। ए बता दिया है, अब डी बताएंगे, फिर ई और के। इस तरीके से आपके वसा में घुलनशील चारों विटामिन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं विटामिन डी को। तो विटामिन डी को कहते हैं क्लैक्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम क्या है? क्लैक्सीफेरॉल। विटामिन डी जो होता है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन डी जो होता है यह वसा में घुलनशील विटामिन है। मेन विटामिन डी को आप अस्थियों से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं आती हैं उसमें विटामिन डी सम्मिलित होएगा। ठीक है, उसकी वजह विटामिन डी होएगा। विटामिन डी की जब कमी होती है तो हड्डियों से संबंधित परेशानियां होती हैं, उसके अलावा दांतों से संबंधित समस्याएं होती हैं। तो कुछ विटामिन ऐसे हैं जो अपने एक मुख्य रोग के लिए जाने जाते हैं। जैसे विटामिन डी हो गया वो हड्डियों के लिए हो गया, विटामिन के हो गया वो रक्त के थक्का जमाने के लिए, रक्तस्राव होने के लिए, ये सब चीज़ें होने के लिए हो गया। तो इस तरीके से चलिए देखते हैं विटामिन डी को। विटामिन डी आपका वसा में घुलनशील विटामिन होता है। इसे अस्थि विकृत नाशक विटामिन, सनसाइन विटामिन, क्योंकि यह सूर्य की रोशनी से इसकी प्राप्ति होती है तो इसे सनसाइन विटामिन, एंटी रिकेट्स विटामिन। अब जहाँ पे एंटी लगा होता है तो उसको आप ऐसे समझेंगे कि ये रिकेट्स को रोकने वाला विटामिन है। ठीक है, रिकेट्स को रोकने वाला विटामिन। फिर है एंटी ऑस्टोपोरोसिस विटामिन। तो जो ऑस्टोपोरोसिस नामक बीमारी होती है ये भी हड्डियों से रिलेटेड बीमारी है। तो इसमें जो है इस बीमारी को रोकने के लिए भी ये विटामिन सहायक है, इसलिए इसमें भी आगे एंटी लगा हुआ है। ये एंटी ऑस्टोपोरोसिस जो कहा गया है ये इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्हें इस नामों से भी जाना जाता है। उसके बाद में एंटी ऑस्ट्रोमलेशिया बीमारी। तो ये जो ऑस्ट्रोमलेशिया ये भी बीमारी आपकी हड्डियों से संबंधित है। एंटी इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि यह उस बीमारी को रोकने में सहायक है। क्या? विटामिन डी। तो जो है इसे अस्त विकृत नाशक विटामिन, सनसाइन विटामिन, एंटी रिकेट्स विटामिन, एंटी ऑस्टोपोरोसिस विटामिन, एंटी ऑस्ट्रोमलेशिया मलेशिया विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इस विटामिन की खोज 1992 में एल्मस मैककालम ने की थी। किसने किया था? 1922 में, सॉरी 1992 में, मैंने गलती से भी बोल दिया था। तो 1922 में एल्मस मैककालम ने की थी। तो विटामिन डी के प्रकार। तो विटामिन डी जो होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। तो दो प्रकार क्या कौन से होते हैं? इसको बोलते हैं विटामिन D2 और D3। तो विटामिन डी जो होता है वो दो प्रकार का होता है, इसे D2 बोलते हैं और D3 बोलते हैं। तो जो D2 होता है उसका रासायनिक नाम है एर्गोस्ट्रॉल, और जो D3 है उसको बोलते हैं कोलोक्लैक्सीफेरॉल। तो जो एर्गोस्ट्रॉल है, आपको पता है कि एग्रीकल्चर से जितनी चीज़ संबंधित चीज़ें होती हैं, खेती से संबंधित चीज़ों में एग्री शब्द से याद रखिए कि एर्गोस्ट्रॉल यानी वनस्पति जगत। ठीक है, तो जो आपका ये D2 है तो यह वनस्पति जगत में पाया जाता है। जो भी पेड़ पौधे हैं इनसे जो है जो विटामिन डी मिलता है वो एर्गोस्ट्रॉल के रूप में मिलता है। ये जब वनस्पतियों पर ये पाया कैसे जाता है इसको भी समझते हैं। जब जो वनस्पतियां होती हैं, जो भी पेड़ पौधे होते हैं, उनमें जो है एर्गोस्ट्रॉल के नाम में क्या पाया जाता है? विटामिन D2 पाया जाता है। तो जब वनस्पतियों में पाए जाने वाले एर्गोस्ट्रॉल पर, तो विटामिन D2 जो होता है वो एर्गोस्ट्रॉल के रूप में होता है। और उस वनस्पति जगत यानी जितने भी पेड़ पौधे जो भी हैं उनमें जो विटामिन D2 पाया जाता है वो एर्गोस्ट्रॉल के नाम से पाया जाता है। तो जब वनस्पति जगत में पाए जाने वाले इसी एर्गोस्ट्रॉल पर सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती हैं, तो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से ये ऊष्मा को प्राप्त करके D2 में बदल जाता है। देखिए ये होता है किस रूप में? एर्गोस्ट्रॉल के रूप में। तो जब इस एर्गोस्ट्रॉल पर सूर्य की जितने भी पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उसमें विटामिन D2 एर्गोस्ट्रॉल के रूप में होता है। तो जब इन पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो सूर्य की किरणों से जो ऊष्मा इनको प्राप्त होती है, उसी ऊष्मा से ये पेड़ पौधे में जो पाया जाने वाला एर्गोस्ट्रॉल होता है वो विटामिन D2 में बदल जाता है। तो ये जो D2 है वनस्पति जगत में पाया जाता है। पेड़ पौधों में D2 जो होता है
D2 होता है किस रूप में होता है, एर्गोस्ट्रॉल के रूप में होता है। जब इस पर सूर्य की रोशनी, ये D2 के रूप में सीधे नहीं होता है। जब इस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो उससे ऊष्मा को प्राप्त करता है, उसके बाद में यह D2 के रूप में बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद में समझते हैं D3 को। तो जो D3 होता है उसको बोलते हैं कोलोक्लैक्सीफेरॉल। ठीक है, यह कहाँ मिलता है, यह जो है यह हमारे शरीर में पाया जाता है। तो यह इस पे क्या होता है कि इस पे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर त्वचा में बनता है। कहाँ पर बनता है, हमारे शरीर में बनता है। ठीक है, त्वचा में बनता है। यह प्राप्त होता है आपका मछली, अंडे की जर्दी तथा लीवर जैसे पशु आधारित स्रोतों से, या जो है या विटामिन सबसे ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। तो मुख्यतः किससे प्राप्त होता है, या सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। जब सूर्य की रोशनी, देखिए दोनों ही प्राप्त हो रहे हैं, एक प्रकार से देखिए तो दोनों ही सूर्य की रोशनी से ही मिल रहा है। सूर्य की रोशनी जब वनस्पति जगत पे पड़ रही है तो उसमें जो पेड़ पौधे हैं उसमें जो एर्गोस्ट्रॉल है वो अभी D2 में बदल जा रहा है, किससे, सूर्य की रोशनी से। और जो हमारे शरीर में पाया जा रहा है D3 कोलोक्लैक्सीफेरॉल, तो जो उस पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है, यानी हमारे शरीर पर जब सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो वह हमारे शरीर में बनना है, हमारी त्वचा में बनना है। ठीक है, तो इसके लिए इसके अतिरिक्त या सूर्य की रोशनी से तो प्राप्त होता ही होता है, उसके साथ साथ या मछली से, अंडे से, जितने भी प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ हैं उनसे भी यह प्राप्त होता है। इसमें आता है आपका मछली, अंडे की जर्दी तथा लीवर जैसे पशु आधारित स्रोतों से ये प्राप्त होता है। और ये जो विटामिन D होता है वह D2 से अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रभावी ढंग से मतलब प्राप्त होता है। या शरीर में विटामिन D के स्तर को, जो D2 और D3 जब दोनों को देखा जाता है तो D3 जो होता है यह हमारे शरीर में विटामिन के स्तर को विटामिन D2 की अपेक्षा तेजी से बढ़ाता है। कौन, विटामिन D3। तो यह शरीर में विटामिन D के स्तर को D2 की अपेक्षा प्रभावी ढंग से बढ़ाता है। कौन, विटामिन D2 की अपेक्षा तेजी से शरीर में विटामिन के स्तर को बढ़ाता है। अब देखते हैं विटामिन D के कार्य। तो यह हमारे जितने भी इसमें कार्य हैं ये सभी हड्डियों से रिलेटेड कार्य होंगे, सभी अस्थियों से रिलेटेड कार्य होंगे। उसके साथ साथ एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि विटामिन D जो होता है, विटामिन D हमेशा कैल्शियम से संबंधित होता है, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस भी हमारी हड्डियों के लिए, हमारी दांतों के लिए आवश्यक है। विटामिन D का जहाँ नाम आएगा वहाँ कैल्शियम जरूर होएगा, जहाँ पे कैल्शियम होएगा वहाँ विटामिन D होएगा। उसी प्रकार से जहाँ पे विटामिन C होएगा वहाँ पे आयरन जरूर होएगा, जहाँ पे आयरन होगा वहाँ पे विटामिन C जरूर होगा, और जहाँ पे कैल्शियम होगा वहाँ पे विटामिन D जरूर होगा। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे ना, हल्के हल्के से पॉइंट, तो आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर रहेंगी। तो अब देखते हैं, तो हमारे जो छोटी आंत में या जो विटामिन D के कार्य है उसमें देखते हैं, यह छोटी आंत में कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाता है। तो विटामिन D किस में सहायक होता है, शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण अच्छी प्रकार से हो सके, इस प्रक्रिया को संचालित करने में विटामिन D सहायक होता है। अभी मैंने आपको बताया था विटामिन D और कैल्शियम एक साथ ही साथ चलेंगे। जो बीमारी इसकी वजह से होती है, विटामिन D की वजह से, उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से कैल्शियम और फास्फोरस जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हड्डियों से रिलेटेड सारी समस्याएं होती हैं तो वो कैल्शियम से भी जोड़ कर देखते। कभी कभी ये होता है कि ऑप्शन में विटामिन D की जगह पे कैल्शियम दे दिया होता है, तो उसमें आप कैल्शियम लगाएंगे उसको गलत नहीं माना जाएगा। तो यह छोटी आंत में कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाता है, हड्डियों के निर्माण में सहायता करता है, या गुर्दे द्वारा फास्फेट के उत्सर्जन को बढ़ाता है। जो किडनी होती है वो फास्फेट का उत्सर्जन कर सके, इस कार्य को विटामिन D पूर्ण करता है। उसके बाद में चलिए आगे देखते हैं। हड्डियों और दांतों के विकास के लिए इसका आवश्यक होता है। कौन सा, विटामिन D पैराथायराइड ग्रंथि पर नियंत्रण में भी सहायक होता है। हड्डियों और दांतों से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती है उसके लिए विटामिन D सहायक होता है। तो विटामिन D की कमी से होने वाले रोग, तो विटामिन D की कमी से होता है आपका रिकेट्स होता है, टिटेनी होती है, अस्ट्रोमलेशिया होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है। जो जितने भी मैंने एंटी करके रोग लिखे थे ये सारे रोग ही हैं। इसमें आपका हो गया एंटी रिकेट्स, एंटी ऑस्टियोपोरोसिस, एंटी ऑस्टियोमलेशिया। तो इसको सबको विस्तार में समझते हैं। विटामिन D की कमी से होने वाले रोग, सबसे पहले देखते हैं रिकेट्स। तो यह जो है ज़्यादातर बच्चों में और शिशुओं में होता है। यह 6 से 18 माह के शिशुओं में होता है, इसके साथ साथ ये बच्चों में भी हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें बालकों
तो इसमें जो बच्चों के पैर होते हैं वो धनुष कमान के समान हो जाते हैं, जिसे धनुषाकार टांगे भी कहते हैं। किसको, जो रिकेट्स में बच्चों के पैर होते हैं उसमें हड्डियों में विकृति हो जाती है, जिसकी वजह से उनके पैर जो है धनुष आकार के हो जाते हैं, जिसे धनुषाकार टांगे भी बोलते हैं। तथा इसमें बालकों का जो मस्तिष्क का अग्र भाग होता है वो देरी से भरता है। इसमें जो आगे का हिस्सा होता है बालकों का वो बहुत धीमे धीमे देरी से भरता है। खोपड़ी और अस्थियों में लचक व कोमलता आ जाती है, मतलब खोपड़ी में जो भी हड्डियां होती हैं वो बहुत ही कोमल हो जाती हैं, बहुत ही लचीली हो जाती हैं। इसके साथ साथ बालकों की पसलियों की संरचना में भी परिवर्तन आ जाता है और पसलियों में मोती के समान संरचनाएं भी दिखाई देती हैं, जिसे रिकेट्स रोसरी भी बोलते हैं। जो बच्चे होते हैं उनकी पसलियों की संरचना में बहुत अधिक परिवर्तन देखने मिलता है और इन परिवर्तन कैसा होता है कि वो उसमें मोती के समान संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिसे रिकेट्स रोसरी के नाम से भी जाना जाता है। बालकों की छाती की अस्थियां जो होती हैं आगे की ओर उभर जाती हैं, जिससे कुछ गड्ढा सा हो जाता है या कबूतर की छाती के समान दिखाई देता है, जिसे पिगन चेस्ट भी बोलते हैं। इसके साथ इसमें देखिए रिकेट्स में क्या होता है, धनुषाकार टांगे, ये दो शब्द, इसे बो टांगे भी बो लेग भी बोलते हैं। तो ये धनुषाकार टांगे हो जाती हैं। उसके अलावा पिगन चेस्ट, छाती से संबंधित परेशानियां दिखाई देती हैं, जिसे पिगन चेस्ट नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में मोती के समान संरचनाएं दिखाई देती है, मांसपेशियों में जो परिवर्तन होता है, जिससे रिकेट्स रोसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक धनुषाकार टांगे हो जाती है, दूसरी बार रिकेट्स रोसरी की मांसपेशियों में जो परिवर्तन होता है, उसके बाद में पिगन चेस्ट, जो कबूतर के समान, जो छाती कबूतर के समान हो जाती है, उसे पिगन चेस्ट के रूप में जानते हैं। तो ये 3-4 शब्द हैं जिसको मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद में टिटैनी, तो यह जब शरीर में कैल्शियम का स्तर शरीर में कम हो जाता है तब भी ये टिटैनी नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जोड़ों में दर्द होने लगती है, मांसपेशियों में ऐंठन होती है, साथ ही साथ व्यक्ति जो है अच्छे प्रकार से सो नहीं पाता, उसे गहरी नींद नहीं आती है, हल्की नींद आती है, बार बार नींद टूट जाती है। किसमें, विटामिन डी की कमी से टिटैनी नामक रोग होता है। और इसमें क्या होता है, शरीर में कैल्शियम का स्तर बहुत ही नीचे पहुँच जाता है। उसके बाद में अस्ट्रोमलेशिया, तो अस्ट्रोमलेशिया जो है, ये जो रिकेट्स है, यह बच्चों में होता है। जो अस्ट्रोमलेशिया है ये आपका वयस्कों में होता है, लगभग ये 21 से लेकर 40 वर्ष की आयु के लोगों में यह होता है अस्ट्रोमलेशिया। अतः इसे बड़ों का रिकेट्स भी बोलते हैं। ये बड़ों का रिकेट्स, ये शब्द भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं। गर्भवती व धात्री महिलाओं को यह ज़्यादा हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें शरीर में ऐंठन होता है, वो मरोड़ होता है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, इसमें हड्डियों की गुणवत्ता कम हो जाती है, मतलब जो इसमें हड्डियाँ होती हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। इसमें हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, उनकी मात्रा में कमी नहीं आती, उनके गुण में कमी आती है, यानी इसमें गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन देखने को नहीं मिलते हैं। जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है उसमें क्या होता है, घनत्व कम हो जाता है, अस्थियां क्षणभंगुर हो जाती हैं, वो भी आप आगे पढ़ेंगे। उसमें जो हड्डियां होती हैं उनकी मात्रा में कमी आती है। और इसमें अस्ट्रोमलेशिया में हड्डियों की जो गुणवत्ता में कमी आती है, इसमें हड्डियों की गुणवत्ता कम हो जाती है, यानी हड्डियां काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, उनका घनत्व कम नहीं होता है, उनकी मात्रा कम नहीं होती, कि बस केवल इसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। कभी कभी पुरुषों को भी यह रोग हो जाता है, कौन सा, अस्ट्रोमलेशिया। तो जो रिकेट्स था ये आपके बच्चों में हुआ, अस्ट्रोमलेशिया था जो आपके वयस्कों में हुआ। रिकेट्स में आपको क्या हुआ, धनुषाकार टांगे, रिकेट्स रोसरी और पिगन चेस्ट, इसमें तीन आपके मुख्य शब्द दिखाई दिए। उसके बाद अस्ट्रोमलेशिया या वयस्कों में हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें अस्थियों की मात्रा कम नहीं हो, इसमें अस्थियों की गुणवत्ता कम हुई, यानी अस्थियाँ कमज़ोर हो गई, तो इसको हल्का सा जोर देने पे वो टूटने भी लगती है, तो वो आपका अस्ट्रोमलेशिया का लक्षण है। उसके बाद में देखते हैं अस्ट्रोपोरोसिस में क्या होता है, या जो वृद्ध लोगों में होता है, यह एक ऐसी स्थिति में होती है जिसमें हड्डियों का घनत्व कम होता है। देखिए अस्ट्रोमलेशिया में क्या था, उसमें हड्डियों की मात्रा कम हुई थी, गुणवत्ता में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, गुणवत्ता प्रभावित हुई थी, मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। वहीं जो आपका अस्ट्रोपोरोसिस है, इसमें मात्रा पर प्रभाव पड़ा है। इसमें क्या हुआ, इसमें हड्डियों का घनत्व कम हुआ, यानी इसमें उसमें गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं और इसमें मात्रात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं। हड्डियाँ जो भंगुर हो जाती हैं, उसमें छिद्र हो जाते हैं, छिद्र होकर वो खोखली हो जाती हैं, या मुख्यतः वृद्ध व महिलाओं को होता है। तो बस आप एक सेंटेंस याद रखेंगे कि अस्ट्रोमलेशिया में क्या होता है, केवल गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, यानी उनके गुण प्रभावित होते हैं, वह गुणात्मक रूप से कमज़ोर हो जाती हैं, उनके गुण प्रभावित हो जाते हैं। और अस्ट्रोमलेशिया जो है आपका, उसमें आपके मात्रात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। बस ये 2 शब्द से आपका ये क्लियर हो जाएगा।
उसके बाद में प्राप्ति के स्रोत, यह मुख्यतः प्राणिज भोज्य पदार्थों जैसे मांस, मछली, अंडा आदि में बहुतायत में मिलता है। इसके अलावा यह मछली के तेल से भी मिलता है और जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे यह बहुतायत में मिलता है। इसी वजह से इसको सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। तो हमने आपको विटामिन में क्या क्या बताया, तो मैंने आपको बताया विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम, विटामिन डी के प्रकार D2 और D3, एर्गोस्ट्रॉल और कोलोक्लैक्सीफेरॉल। उसके बाद में विटामिन डी के कार्य हड्डियों और दांतों के लिए होता है। उसके साथ साथ कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में भी सहायक होता है। उसके बाद में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स नामक रोग, जिसमें जो बच्चों में मुख्यतः होता है, इसमें धनुषाकार टांगे हो जाती हैं, इसमें पसलियाँ मोती के समान हो जाती हैं जिसे रिकेट्स रोसरी बोलते हैं, और इसमें छाती जो है कबूतर की छाती के समान दिखाई देती है जिसे पिगन चेस्ट बोलते हैं। उसके बाद टिटैनी रोग, कैल्शियम का शरीर में स्तर गिर जाता है तभी यह रोग हो जाता है। उसके बाद ऑस्टियोमेलेसिया, इसमें क्या होता है, इसमें गुणों जो हड्डियाँ होती हैं उसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है, उनके गुणों में कमी आ जाती है। उसके बाद में ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें जो है आपकी हड्डियाँ जो होती हैं उनमें जो है उनमें आपके उसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है। ये वृद्धों में खासतौर पर देखा जाता है। प्राप्ति के स्रोत मांस, मछली, अंडे से प्राप्त होता है, मछली के तेल से भी प्राप्त होता है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से प्राप्त होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको पूरा जो आपका विटामिन डी था वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। इससे पहले मैंने आपको विटामिन ए दिया था, अब मैंने आप लोग को विटामिन डी भी करा दिया। अब आगे मैं आपको विटामिन ई और विटामिन ए, डी, ई और के दोनों करा दूंगी, तो आपके वसा में घुलनशील सारे विटामिन पूर्ण हो जाएंगे। तो आपको प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।